बिल्कुल पुराने जमाने के तौर तरीके से सासू माँ शारदा बिस्तर पे बैठ के बहू को डांटने का काम कर रही थी। पता नहीं ये क्या है, हमारी घर की बहू बाहर जा रही है, मर्दों के तरह कदम से कदम मिला के वो काम कर रही है। ना मतलब ना, मैं ये सब नहीं मानूंगी। कैसे लगेगा लोगों को ये सब सुन के कि शारदा की बहू बाहर जाती है काम करने। जब वो कही रही थी तभी उसके पति प्रसाद अखबार ले आके बिस्तर पे बैठ जाते हैं। जब वो घर पे रहता है कुछ नहीं कहती हो, जब बच्चों को लेके निकल जाता है तब कहना शुरू करती हो। आजकल वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा है, ना ही अपनी माँ की कोई भी बातों को। बस अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है। पत्नी का बाहर जाके काम करने पे उसे कोई ऐतराज नहीं है। शारदा, हमारी बहू अटेंडर का काम करी ऑफिस में, वो भी तो हमारे लिए ही ना, क्योंकि हमारे बेटे का मैकेनिक के काम से घर नहीं चल पाता है। आप भी बहू को ही सपोर्ट कीजिए। हाँ, मेरा ना दिमाग जलता है। उधर किचन में बहू खाना बना रही थी। वो ये सारी बातें सुन के मुस्कुराती है। तभी रमेश बाइक लेके घर लौट आता है। बाइक की आवाज सुनते ही शारदा चिल्लाना बंद कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सामने एक ऑटो जाके रुकती है। हाथ में हैंडबैग लिए हुए खूबसूरत अनामिका ऑटो से नीचे उतरती है। उतर के ही वो ऑटो ड्राइवर को पैसे देती है। ऑटो ड्राइवर चंदू अनामिका को देखते ही वो उसे मैडम मैडम कहकर बुलाने लगता है। सिर्फ आप मैडम? भैया, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। इतने बड़े से ऑफिस के सामने मैं ऑटो से उतरती हूँ, ये देखकर आपको लगता होगा कि मैं कोई कंप्यूटर का काम करती हूँ, पर मैं यहाँ पे अटेंडर का काम करती हूँ। ये सुनकर चंदू थोड़ा आश्चर्य होता है। अटेंडर का काम करती है? हाँ भैया, ऑफिस जाते ही पहले मैं ऑफिस की साफ सफाई करती हूँ, कंप्यूटर टेबल सबकी साफ सफाई करती हूँ, फिर सबका पानी का बोतल रखती हूँ, उसके बाद सबके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। ऑफिस में तो मेरे हाथ की चाय के सभी बहुत बड़े फैन हैं। ये सुनते ही अरे बस बस, मुझे तो लगा आप कोई मैडम है। मेरी बहन के लिए कोई नौकरी वोकरी देख देंगी। खैर, आप तो स्वीपर का नौकरी करती है, फिर आप मेरी बहन के लिए क्या ढूंढेंगी? जाइए बहन जी। इस तरह विचित्र तरीके से कहकर वो ऑटो लेकर निकल जाता है। अनामिका भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर बरामदे में शारदा बैठी हुई थी, तभी पड़ोसी सुजाता वहाँ आती है। अनामिका के बारे में पूछती है। मजाक उड़ाते हुए शारदा, वो तो ऑफिस गई है, वो मेहनत करती है, इसीलिए तो हम आज जिंदा है, भूखे नहीं मरे हैं। उसकी बातें सुनकर सुजाता, वो सब नहीं पता, मेरी बहू तो मेरी बातों का कभी खिलाफ नहीं होती, जो मैं कहती हूँ वही वो करती है। ठीक है माँ जी, बस ये एक शब्द मैंने उसे सिखा रखा है। सुजाता की बातें सुन के शारदा को बड़ा ही अपमानित महसूस होने लगता है। मनी मन वो अनामिका को कोसने लगती है। उधर अनामिका ऑफिस जाने के बाद ऑफिस के सारे टेबल कंप्यूटर क्लीन करती है, पानी का बंदोबस्त कर देती है। फिर सभी लोग ऑफिस के आने लगते हैं। फिर अनामिका चाय बनाती है। चाय की खुशबू से सभी ऑफिस वाले मानो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर अनामिका गर्मा गर्म चाय ले जाके सभी को एक एक करके देती है। चाय पी के सभी लोग अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद अनामिका चाय लेकर लक्ष्मी मैडम के कैबिन में जाती है। गुड मॉर्निंग अनामिका। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी मैडम। चाय का इंतजार कर रही थी, पता नहीं कब 11 बज गया देखते देखते। अब जाके तुम चाय लेकर आई हो। ये सब आपका प्यार ही है मैडम। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर बरसात का मौसम आता है। अनामिका छतरी लेकर ऑफिस आने लगती है। उस दिन ऑफिस के सभी लोग बड़े दुखी थे। कोई कुछ बता नहीं रहा था, बट सब उदास थे। ये देखकर अनामिका लक्ष्मी मैडम के कैबिन में जाती है। वहाँ वो भी बहुत दुखी थी। क्या हो गया मैडम, आज ऑफिस में सभी लोग दुखी है, मानो कि कुछ खो गया है। हमारे बॉस के दोस्त ने उन्हें धोखा दिया है, कंपनी को बहुत लॉस हो गया है। 1 हफ्ते में ये ऑफिस बंद हो जाएगा। बॉस ने कहा हम लोगों को दूसरी नौकरी ढूंढ लेने के लिए। ये सुनते ही अनामिका को ऐसे लगा कि मानो कि उसके ऊपर कोई बादल टूट पड़ा हो। दुखी मन लेकर वो घर लौट आती है। रात में पूरी बात वो अपने पति को बताती है। बच्चों की फीस कैसे भरूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी में काम कर रही थी इसलिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला था। ये सब सोचकर दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन बच्चों को साथ ले जाने के दौरान छतरी लेकर लक्ष्मी मैडम अनामिका के यहाँ आती है। एक पेड़ के नीचे बात करती है। मैडम, अगर कोई काम दाम हो तो कृपया मुझे बताइए। अनामिका, तुम तो बहुत अच्छी चाय बना लेती हो, तुम ये काम क्यों नहीं कर लेती हो?
एक अच्छी जगह देखो। अभी तो बारिश भी हो रही है, अभी लोग गर्मा गर्म चाय पीने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम इस समय गर्मा गर्म लोगों को चाय बनाती हो, फिर देखो लोग तुम्हारी चाय की कैसी तारीफ करेंगे, एक बार सोच के देखना। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बरसात का मौसम था, भारी बरसात हो रही थी। फिर लक्ष्मी जी की बातों के मुताबिक अनामिका एक अच्छा सेंटर ढूंढती है। इस काम में रमेश अनामिका को मदद करता है। बारिश में अनामिका की चाय की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। बारिश का मौसम, चाय की अच्छी खुशबू, गर्माहट पाने के लिए आसपास में जितने लोग थे सभी लोग अनामिका के चाय सेंटर पे आने लगे। सभी लोग अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका की चाय की दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन नरेश नाम का एक आदमी अनामिका के चाय के दुकान पे आता है। देखिए दीदी, आपकी चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। रोज मैं यही चाय पीकर काम पे जाता हूँ। मैंने अपने मालिक से कहा है, उन्होंने कहा है कि 100 कप चाय सुबह शाम 2 बार ऑफिस में लगेगा। अगर आप तैयार है तो सप्लाई के लिए एक बार ऑफिस में आके बात कीजिए। इतना कहकर विजिटिंग कार्ड देके वहाँ से चला जाता है। इतना अच्छा अवसर मिलने पे रमेश और अनामिका बहुत खुश हो जाते हैं। ऑफिस जाके वो इस बारे में बातचीत करते हैं। उस दिन से रमेश ऑफिस में जाके सभी को चाय सप्लाई करने लगता है। इस तरह जो पैसे वो कमाते हैं उससे वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। जहाँ भी देखो हरे हरे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। वो एक रंगीन रेलवे स्टेशन था। बस कुछ ही लोग वहाँ पे थे। बड़ा शांतिपूर्ण था प्लेटफॉर्म। उसी प्लेटफॉर्म में एक जगह पीने का पानी ऐसा लिखा हुआ था। शारदा जाके एक बर्तन में पानी भरने लगती है वहाँ से। तभी उसका पोता हरीश एक धागे में बलून बांधा हुआ था, उसे लेकर वहाँ आता है। दादी, मैं आया हूँ। कितना बार मैंने तुम्हें कहा ना, इस तरह भागते हुए अकेले मत आओ, ऐसी जगह पे मत खेला करो। मैंने माँ से बोला खेलने के लिए तो माँ ने ना कह दिया। दादा और पिताजी भी काम पे गए हैं। आप यहाँ पानी ले रही है, इसीलिए आपको देखकर मैं भाग के यहाँ पर आ गया। अच्छा ठीक है, घर चलो। इस तरह कहकर शारदा एक हाथ में पानी का बर्तन उठाती है और दूसरे हाथ में हरीश को पकड़ के रेलवे स्टेशन से उतर के वो एक कुटिया की तरफ जाती है। उसी कुटिया के सामने अनामिका लकड़ी का चूल्हा जलाकर वहाँ पे रोटियां बना रही होती है। बहू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है ना कि इसे इस तरह रेलवे स्टेशन मत भेजो। क्यों भेजा? आपके पेट से जन्म लिया हुआ आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है, फिर मेरे पेट से जन्मा बच्चा मेरी बात कैसे सुनेगा बताइए? मेरे बेटे को तो आंचल में बांध के रखी हो, अभी भी शांति नहीं मिल रही है। अरे माँ जी, जैसे ही आपसे बात करूं आप तो मेरा ही लेना शुरू कर देती है। आपसे बात करना, हंसी मजाक करना ही बेकार है। जाओ जाओ, रोटियां बनाओ, मैं लकड़ियां काट के ले आती हूँ। इस तरह कुल्हाड़ी लेकर वो पास के ही एक छोटे से जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है। वहाँ एक पेड़ देखकर उसे वो काटने लगती है। फिर अंधेरा होने के दौरान प्रसाद और रमेश जो मजदूरी के लिए गए थे वो भी लौट आते हैं। दादाजी, लकड़ियां काटने के लिए दादी जंगल गई है। उन्होंने कहा था आपके आते ही आपको बताने। ठीक है बेटा, मैं जाके तुम्हारी दादी को ले आता हूँ। दादाजी, मैं भी जाऊँगा। इस तरह कहने पे प्रसाद हरीश को अपने साथ लेकर शारदा जहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी वहाँ चले जाते हैं। हाँ जी, आप आ गए। तुम बुलाओ मुझे और मैं ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं पोते को लेकर आगे आगे जा रही हूँ, आप लकड़ियाँ लेकर पीछे पीछे आइए। ऐसा कहकर शारदा हरीश को साथ लेकर रेलवे पटरी के पास आ जाती है। बगल से एक रास्ता था, उसी से चल के जाने लगती है। प्रसाद जलाओ लकड़ी के ढेरों को सर पे रख के शारदा के पीछे पीछे चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें टूटी हुई रेल पटरी दिखाई देती है। अजी, यहाँ रेल पटरी टूटी हुई है, वो कैसे? शारदा की बातें सुन के लकड़ियों को ढेरों को सर से नीचे उतार के प्रसाद चारों तरफ देखने लगते हैं। प्रसाद को हरी बत्ती दिखती है, वो काफी डर जाते हैं। शारदा, इनमें से एक पटरी पर ट्रेन आने वाली है, हरी बत्ती जल रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। अरे बेटा, तुम घर जाके माँ पिताजी को बुला कर ले आओ। इतना कहने पे हरीश भागते हुए वहाँ से चला जाता है। शारदा और प्रसाद काफी दूर से हॉर्न बजाते हुए एक ट्रेन को आते हुए देखते हैं। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में क्या करें। फिर वो दोनों ट्रेन के पास जाते हैं और दोनों ही हाथ हिलाने लगते हैं ताकि वो ट्रेन उनके नजदीक न आए। उस ट्रेन के ड्राइवर उन्हें देखते हैं और अपनी ट्रेन की गति को कम कर देते हैं। तब तक हरीश, अनामिका, रमेश तीनों भागते भागते रेलवे ट्रैक के पास आके पहुंचते हैं। शारदा और प्रसाद बहुत तेज गति से ट्रेन की तरफ भागते हुए जाते हैं।
ट्रेन उन्हें ठोककर आगे बढ़ जाती है और जहाँ टूटी हुई थी वहाँ जाकर रुक जाती है। ठोकर खा के शारदा प्रसाद की जान चली गई और वो वहीं जमीन पे गिर गए। रमेश, अनामिका, हरीश ये देखकर फूट फूट के रोने लगे। ये खबर न्यूज में प्रसारित हुई। रेलवे के बड़े अधिकारी आकर अनामिका और उसके परिवार को सांत्वना दी और मीडिया से इस तरह कुछ कहा। शारदा और प्रसाद के दंपति ने एक बहादुरी भरा जिंदा दिली काम किया है। अपनी जान देकर उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। अब चूंकि उनके पास कोई घर नहीं है, इसीलिए हम उन्हें एक घर बना के देंगे और साथ में अनामिका को एक नौकरी भी दिलाएंगे। तब तक मैं उन्हें एक बोगी में रहने के लिए अनुमति देता हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। रमेश, अनामिका, हरीश रोते रहते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद रेलवे के ही एक पुराने बोगी में वो तीनों अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ऐसे ही उनके दिन निकल रहे थे। अब अनामिका गर्भवती होती है। रमेश रेलवे ऑफिसर्स के यहाँ मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों के अंदर एक सरकारी अस्पताल में अनामिका एक कन्या संतान को जन्म देती है। कन्या की जन्म हुई है, अब हमारी किस्मत चमकेगी। इस तरह अनामिका रमेश को हिम्मत रखने को कहती है। रमेश और अनामिका को भव्या नाम की कन्या संतान को जन्म दिए 4 साल हो गए। ना ही सरकार ने वादे के मुताबिक उन्हें घर बना के दिया और ना ही अनामिका को किसी भी तरह की सरकारी नौकरी मिली। सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते काटते रमेश अब थक चुका था। अब उनके लिए दिन गुजारना बहुत कष्टदायक हो उठा था। एक दिन रात में जब बच्चे सो चुके थे, दिया की रोशनी में रमेश और अनामिका दुखी होकर बैठ के अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगती है। बिजली और गर्जन के साथ अब वो तेज होने लगती है। बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। डर के मारे वो बोगी के अंदर जाके छिप के बैठ गए। रात के बाद अब दिन हो जाती है। बरसात के पानी से अब मानो की नदी बहना शुरू हो जाता है। लोग जो आसपास थे वो बह रहे थे, हाथ ऊपर करके मदद की गुहार लगा रहे थे। अनामिका अपने बच्चे को रमेश के हाथ में सौंप के लोगों को जितना मदद कर सकती है वो करती है। बाढ़ के पानी से बचाने के लिए लोगों को खींच के वो अपने बोगी तक ले आती है। अनामिका जिस तरह से लोगों की जान बचा रही थी, ये दृश्य वायरल हो जाता है इंटरनेट पे। सभी लोग अनामिका के साहसिकता को सल्यूट करते हैं। फिर जब बारिश रुक जाती है, रेलवे ऑफिसर अनामिका के बोगी के पास खुद आकर कहते हैं, देखो अनामिका, तुम्हारे सास ससुर दोनों ने साहसिकता दिखाते हुए कई लोगों की जान की रक्षा की थी और तुम आज इस बार की परिस्थिति में कई लोगों की जान बचाई है। इसीलिए मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की जाके और फिर घर बना के देने का जो वादा किया था उसके लिए हम आपको चेक में पैसे दे रहे हैं। इतना कहकर अनामिका और रमेश को चेक दिया जाता है। चेक देखकर अनामिका रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। पहले जहां आपका घर था वहीं पे आप एक नया घर बना सकते हैं। आपको सभी अनुमति दी जाती है और अनामिका को स्वीपर के रूप में यहाँ पे नौकरी भी दी जाती है। आप यहाँ काम कर सकती है और खुशी से जीवन बिता सकती है। इतना कहकर अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं। फिर समय के साथ अनामिका और रमेश एक घर बनाते हैं। हरीश और भव्या को स्कूल भेजने लगते हैं। अनामिका स्वीपर के रूप में काम करने लगी। रमेश बच्चों का देखभाल करने लगा और खुशी खुशी वो जीवन बिताने लगे। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।